कृषि विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्न सीरीज में स्वागत है आप सभी का एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में एग्रीकल्चर के जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो जेट हो, सीयूटी हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए एक प्रश्न सीरीज हमने आरंभ करी है। उसी सीक्वेंस में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज लेकर स्वागत है आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्टार्ट करते हैं प्रश्नोत्तरी को। देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। उसमें पूछा गया है कि 100 बीजों का जो वजन होता है उसे क्या कहा जाता है। 100 बीजों का जो वजन होता है उसे क्या कहा जाता है, और विकल्प दे रखे हैं आपको टेस्ट वेट, सीड इंडेक्स, जर्मिनेशन परसेंट या रियल वैल्यू। अगर आप इनके शब्द के नाम जानते हो तो इसे कहा जाता है परीक्षण भार, इसे कहा जाता है बीज सूचकांक, जर्मिनेशन वैल्यू को तो आप जानते हैं अंकुरण प्रतिशत का, और रियल वैल्यू का मतलब होता है वास्तविक मान। तो अगर आपसे पूछें कि 100 बीजों का वजन क्या कहलाता है तो इस प्रश्न का आंसर होगा सेकंड वन, बीज सूचकांक। ये याद रखिएगा, अगर आपको 100 बीजों का पूछे तो उसका आंसर होगा सीड इंडेक्स। और ये क्वेश्चन आपको अगर 1000 बीज का पूछते तो 1000 बीज का आंसर हो जाता परीक्षण भार। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। टेस्ट वेट किसे कहा जाता है और सीड इंडेक्स किसे कहा जाता है। टेस्ट वेट होता है 1000 बीज का वजन और सीड इंडेक्स होता है 100 बीजों का वजन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वेस्ट इंडेक्स नाम लिखा हुआ है जिसे कहा जाता है कटाव सूचक। अगर आपने नाम इसका सुना है तो देखिएगा, इसका नाम है कटाव सूचक। कटाव सूचक के लिए क्या जरूरी है। विकल्प दे रखा है, पहला आर्थिक उपज, दूसरा दे रखा है कुल उपज, तीसरा दे रखा है जैविक उपज, और चौथा विकल्प दे रखा है 1 व 3 दोनों। तो अगर आप इसका फॉर्मूला जानते हो तो इसका फॉर्मूला होता है आर्थिक उपज अपॉन जैविक उपज इंटू 100। तो अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसमें कटाव सूचक के लिए आर्थिक उपज की भी आवश्यकता होती है और जैविक उपज की भी आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 व 3 दोनों। नेक्स्ट देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है यहाँ पे शरण से। शरण का मतलब होता है मिट्टी के कणों का पानी से या हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो यहाँ पे पूछा गया है आपको जल शरण का विकराल रूप। जल शरण का सबसे विकराल रूप कौन सा है। जल शरण के 4 प्रकार होते हैं, आप जानते हैं, बौछार शरण, परत शरण, रेल शरण और अवनालिका शरण। और यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जल शरण का सबसे विकराल रूप कौन सा है। तो जल शरण का सबसे विकराल रूप कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा अवनालिका शरण। ये याद रखिएगा। और इसी के साथ में एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, परत शरण। परत शरण पे क्वेश्चन बनता है तो याद रखिएगा खेत की उपजाऊ मृदा का सर्वाधिक नुकसान किस कारण से होता है, किस शरण से होता है। तो उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा परत शरण। जो 4 प्रकार बताए आपको जल शरण के, बौछार, परत, रील और अवनालिका। परत के ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है खेत की उपजाऊ मृदा का सर्वाधिक नुकसान परत शरण से होता है, और जल शरण का सबसे विकराल रूप पूछे तो उसका आंसर है अवनालिका शरण। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है, वो लिखा हुआ है पक्षियों के अंदर टेस्टिस को, वृषणों को निकालना क्या कहलाता है। जैसे पशुओं की बात करते हैं तो पशुओं में हम बोलते हैं इसको बंध्यकरण करना। सेम वो क्वेश्चन पूछा है पक्षियों के ऊपर। तो याद रखिएगा, पक्षियों के अंदर अगर इसी प्रक्रिया को दोहराया जाए या किया जाए तो उसे कहा जाएगा केपोनाइजेशन। तो याद रखिएगा, केपोनाइजेशन का संबंध पक्षियों में वृषणों को निकालने से है। नेक्स्ट देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, CH2O को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। विकल्प लिखे हुए हैं 5.2, 4.2, 9.3 और 1। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से ऊर्जा मिलती है 4 के आसपास। तो याद रखिएगा, दूसरा क्वेश्चन प्रोटीन का अगर पूछ लें आपको तो प्रोटीन का आंसर होगा 5 के आसपास। और अगर आपको ये क्वेश्चन वसा के बारे में पूछ लें तो वसा का आंसर होगा
9.3। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके कवर होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से ऊर्जा मिलती है 4, प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है 5 और वसा से 1 ग्राम वसा से ऊर्जा मिलती है। उसका आंसर हो जाएगा 9.3 और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 4.2। नेक्स्ट देखिएगा, ड्रिप इरिगेशन जो आप जानते हैं, बूंद बूंद सिंचाई विधि जिसे आप बोलते हैं, जिसका डेवलपमेंट कहां से हुआ था ये भी आपको पता है, इजराइल से। सिंचाई की विधियों के अंदर आती है ये। और क्वेश्चन पूछा है कि ड्रिप इरिगेशन को क्या कहा जाता है। विकल्प देखिएगा, टपका विधि, ट्रिकल इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन या सभी। तो आप याद रखिएगा ड्रिप इरिगेशन के ये तीनों नाम है। ड्रिप इरिगेशन को टपका विधि भी कहा जाता है, ट्रिकल इरिगेशन भी कहा जाता है और माइक्रो इरिगेशन भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सभी। नेक्स्ट देखिएगा, जलकुंभी जो हम पानी में देखते हैं, पानी में ऊपरी सतह पूरी हरी हरी पत्तों से ढक जाती है, वो एक खरपतवार है जिसे कहा जाता है जलकुंभी। उसी जलकुंभी का आपसे यहाँ पे वानस्पतिक नाम पूछा है। जलकुंभी का वानस्पतिक नाम क्या है और आपको विकल्प दे रखे हैं, चिनोपोडियम, इकहोर्निया, आर्जीमोन, एकाइरेंथस एस्पेरा। तो याद रखिएगा इसमें से इसका आंसर है इकहोर्निया। जलकुंभी का वानस्पतिक नाम है इकहोर्निया, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। आर्जीमोन मैक्सिकाना सत्यानाशी को बोलते हैं, आपको पता है। नेक्स्ट देखिए, कैल्शियम साइनेमाइड एक उर्वरक है। कैल्शियम साइनेमाइड में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है और विकल्प दे रखे हैं आपको, 22%, 20%, 18% और 21%। कैल्शियम साइनेमाइड, इसके अंदर नाइट्रोजन हमेशा एमाइड के रूप में मिलता है, ये आप जानते हैं, एमाइड के रूप में मिलता है, एमाइड। और इसी के साथ में एमाइड के रूप में एक और उर्वरक है जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसे कहा जाता है यूरिया। इसके अंदर होता है 46% नाइट्रोजन और आपको यहाँ पूछा है तो इस क्वेश्चन का आंसर है 21%। कैल्शियम साइनेमाइड में नाइट्रोजन की मात्रा 21% पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, बारानी खेती। आपने अगर वार्षिक वर्षा के आधार पर वर्गीकरण देखा हो तो 3 तरह का होता है, शुष्क खेती, शुष्क भूमि खेती और बारानी खेती। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि बारानी खेती में वार्षिक वर्षा कितनी होती है और विकल्प दे रखे हैं आपको, 1150 मिलीमीटर से ज्यादा, 750 मिलीमीटर से कम और एक दे रखा है 750 से 1150 मिलीमीटर के बीच में। तो याद रखिएगा, रेनफेल मतलब बारिश, तो वहां पे इसकी जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1150 मिलीमीटर से अधिक। अगर आपको शुष्क का पूछे तो शुष्क का होता है 750 मिलीमीटर से कम और शुष्क भूमि खेती का पूछे तो वो दोनों के बीच की रेंज होती है 750 से 1150। तो ये जो रेंज है ये तो होगी शुष्क भूमि खेती, शुष्क भूमि खेती, और ये जो रेंज है वो होगी शुष्क खेती। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वार्षिक वर्षा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, शुष्क खेती, शुष्क भूमि खेती और बारानी खेती। और ये क्वेश्चन पूछा है बारानी खेती का, तो इसका आंसर हो जाएगा 1150 मिलीमीटर से ज्यादा। नेक्स्ट देखिएगा, दूध का बॉइलिंग पॉइंट। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन लगता है आपको, दूध का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है हम जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब आप ऑप्शंस को देखेंगे तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरे में लिखा हुआ 100.17 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा 98, चौथा 111। ये दोनों तो नहीं होंगे, हमें पता है। अब देखिए, नॉर्मली हमको लगता है कि इसका आंसर होगा 100 डिग्री, जो सही है। लेकिन जब आपको एग्जैक्ट वैल्यू पूछे तो इस क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन दे रखा है 100.17, तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दूध का उबाल बिंदु होता है 100.17 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट देखिएगा, घासों का अध्ययन क्या कहलाता है। अलग अलग शाखाओं का अध्ययन हम करते हैं, चाहे वो पेडोलॉजी हो, एंटोमोलॉजी हो, डिजीज की स्टडी करते हैं, पैथोलॉजी में एपीकल्चर हो गया। उसी तरह से क्वेश्चन है, अगर घास की स्टडी करनी हो, ग्रास, साइनोडोन, डेक्टाइलोन की अगर आपको स्टडी करनी हो तो किस शाखा में करेंगे। विकल्प दे रखे हैं, पेडोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, मेट्रियोलॉजी और सभी। तो आप जानते हैं मेट्रियोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं मौसम विज्ञान का, मौसम विज्ञान। पेडोलॉजी में आप अध्ययन करते हो मृदा संरचना, मृदा संरचना। और ये जो ऑप्शन बचा
ये इसमें हम अध्ययन करेंगे एग्रोइस्टोलॉजी का, इसमें हम अध्ययन करेंगे एग्रोइस्टोलॉजी का। तो याद रखिएगा, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे कि घासों का अध्ययन कहलाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एग्रोइस्टोलॉजी। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट देखिएगा, मृदा क्षरण, जो हमने अभी बात करी थी, जो दो तरह का होता है मृदा क्षरण। मृदा क्षरण में क्या प्रॉब्लम आ रही है वो देखेंगे। मृदा क्षरण में सम्मिलित क्या होता है? पृथक्करण, परिवहन, दोनों या कोई नहीं। मृदा क्षरण का हमने मतलब बताया था आपको, मृदा के कणों का एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जाना। तो आप सोचेंगे, इस बात को समझें कि एक स्थान से हटना इसे कहा जाता है पृथक्करण, मतलब अलग होना। उसके बाद में एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जाना, जाने को हम बोलते हैं परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। तो वो आ गया परिवहन। और प्रश्न पूछा गया है मृदा क्षरण में शामिल क्या है? पृथक्करण है या परिवहन है? तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। मृदा क्षरण के अंदर पृथक्करण भी जरूरी है और परिवहन भी जरूरी है। मृदा कणों का पृथक्करण और परिवहन दोनों को मिलाकर मृदा क्षरण कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट देखिए, आर्निथोलॉजी। आर्निथोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? विकल्प देखिएगा, पशुओं का, पक्षियों का, घासों का या सभी का। तो घासों का तो हमने अभी देखा, एग्रोइस्टोलॉजी। पशुओं का हम जानते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। तो ऑब्वियस बात है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा पक्षियों का। अगर आपको पक्षियों का अध्ययन किसी शाखा में करना है तो उसका नाम होगा आर्निथोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आर्निथोलॉजी। नेक्स्ट देखिएगा, अशुद्धता प्रतिशत। जब हम बीज की बात करते हैं, बीज हमें हमेशा शुद्ध चाहिए होता है, उस बीज को हम शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना चाहते हैं। और आपको यहाँ पूछा गया कि बीजों में जो अशुद्धता प्रतिशत होती है उसे क्या नाम दिया गया? विकल्प दे रखे हैं, अंकुरण क्षमता, डोकेज, शुद्धमान या सभी। तो याद रखिएगा, बीज के अंदर जो भी अशुद्धि होती है, जो भी इम्प्यूरिटी होती है, उन सबको एक साथ मिलाकर एक ही नाम दिया गया है, वो है डोकेज। तो याद रखिएगा, डोकेज का मतलब हुआ बीज में उपस्थित सारी अशुद्धि। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो गया डोकेज। नेक्स्ट देखिएगा, वानस्पतिक नाम। मैंने हमेशा बोलता हूं कि वानस्पतिक नाम आपको पता होने चाहिए। आप जिस भी फसल की बात करें, फल की बात करें, सब्जियों की बात करें, आपको पहला क्वेश्चन ये माइंड में क्लिक होना चाहिए कि इसका वानस्पतिक नाम क्या होगा। तो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा किसका नाम है? किसका वानस्पतिक नाम है? विकल्प दे रखे हैं आपको, बेर, केला, खजूर और नारियल। तो अगर आप थोड़ा सा सोचें तो बेर का जो नाम होता है वो होता है जिजीपस स्पीशीज। केला का नाम आप जानते हो म्यूसा पेराडीसिए का, म्यूसा पेराडीसिए का। नारियल का नाम होता है कोकस न्यूसीफेरा। और जो आपका क्वेश्चन है फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा, वो किसका नाम है? खजूर का। तो अगर आपसे पूछें कि खजूर का वनस्पतिक नाम क्या है, तो फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया खजूर। नेक्स्ट देखिएगा, अम्लीय मृदा बनने का कारण क्या है? ये क्वेश्चन तीनों के बारे में पूछ सकते हैं, चाहे अम्लीय हो, क्षारीय हो, उदासीन हो, कि बनने का कारण क्या हुआ। तो देखिए, क्वेश्चन दे रखा है प्रमुख कारण, अम्लीय मृदा बनने का प्रमुख कारण क्या है? विकल्प दे रखे हैं, मूल चट्टान की प्रवृत्ति, टेम्परेचर, जलवायु या सभी। आपको पूछा गया है अम्लीय मृदा बनी, इसका मेन रीजन क्या है? तो याद रखिएगा, मृदाओं का निर्माण किससे होता है? चट्टानों की टूट फूट से होता है। तो कोई ऐसी चट्टान टूटी जो अम्लीय थी, तो उसका जो नेचर हो जाएगा मृदा का, वो अम्लीय हो जाएगा। तो याद रखना, अम्लीय मृदा बनने का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? मूल चट्टान की प्रकृति। जिस चट्टान से उस मृदा का निर्माण हुआ, उसी के ऊपर यह मुख्य रूप से निर्भर करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया मूल चट्टान की प्रवृत्ति। नेक्स्ट देखिए, उर्वरकों की जब हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन के होते हैं, फास्फोरस के होते हैं, पोटाश के होते हैं। यहाँ पे हमने बात करी है पोटाश उर्वरक, सॉरी फास्फोरस उर्वरकों की। आपको पूछा गया है टीएसपी। आपने अगर नाम सुने होंगे, एक एसएसपी होता है, एक डीएसपी होता है, एक टीएसपी होता है। यहाँ पे आपको पूछा टीएसपी में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है, तो आपको एक ही सिंपल टेबल याद रखनी है, 3 तक। वो कौन कौन सी? 16 की, 16 की, 16, 32, 48। जैसे 16 जो होता है वो होता है किसका? एसएसपी का।
32 वो होता है किसका, डीएसपी का, और 48 जो होता है वो किसमें होता है, टीएसपी। जो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की, टीएसपी में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। टीएसपी का मतलब होता है ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। ये सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये डबल सुपर फॉस्फेट, ये ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, और आंसर है 16, 32 और 48। तो आपको पूछा था टीएसपी का, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 48। सेम वानस्पतिक नाम के ऊपर एक और क्वेश्चन पूछा गया, शीशम। शीशम का वानस्पतिक नाम क्या होता है, विकल्प दे रखे हैं प्रोसोपिस, डेलबर्जिया, अकेशिया और सभी। अगर फिर आपको वानस्पतिक नाम याद है तो आप इजीली बता पाते हो कि प्रोसोपिस जो नाम होता है वो किसका होता है, खेजड़ी का, जिसे राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है, प्रोसोपिस सिनरेरिया। एकेशिया जो नाम होता है, एकेशिया कैटेचू, ये नाम होता है बबूल का, बबूल, एकेशिया कैटेचू। तो दो नाम अगर आप जानते हैं तो आप ऑब्वियस बात है आप इसका आंसर दे सकते थे। शीशम का जो वनस्पतिक नाम क्या होता है, डेलबर्जिया स्पीशीज। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बाढ़ की दृष्टि से सबसे अधिक वायु शरण कौन सा होता है। इसके पहले जो क्वेश्चन था वो जल शरण का था, यहाँ पे क्वेश्चन वायु शरण का आया है। वायु शरण के 3 प्रकार होते हैं, उच्छलन, निलंबन और सतह निर्माण। वही 3 विकल्प दे रखे हैं आपको, उच्छलन, निलंबन और सतह निर्माण। लेकिन आप याद रखिएगा, बाढ़ की दृष्टि से 75% के आसपास जो शरण होता है वो होता है उच्छलन, जिसके कणों का आकार एवरेज आकार होता है। वो सब मिला के क्या करते हैं, उच्छलन शो करते हैं। और भार की दृष्टि से अगर पूछें वायु शरण कौन सा होता है तो उसका आंसर है उच्छलन। और ये भी पूछ सकते हैं कभी कितना होता है, तो उसका आंसर है 75% के आसपास। ठीक है, CSH1 किसके किस्मों के ऊपर भी प्रश्न बनते हैं। अगर आप सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहें CSH1 का क्या मतलब होता है, तो देखना CSH की फुल फॉर्म होती है कोऑर्डिनेटेड सोरगम हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको ये जो CSH वर्ड लिखा हुआ है उसकी फुल फॉर्म बताई मैंने, कोऑर्डिनेटेड सोरगम हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्रॉप का नाम आया सोरगम। तो सोरगम जो नाम है वो इन चारों में से किसका है, जवार का। ये बाजरा, ये चना, ये गेहूं। और सोरगम जो नाम किसका होता है, जवार का होता है। तो CSH रिलेटेड कोई सी भी वेराइटी पूछे आपसे तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जवार। तो देखिए, इस प्रश्नों की सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आज आए थे। इसी तरह के प्रश्नों की सीरीज आपको रेगुलर मिलती रहेगी। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आए हो, आपको पसंद आए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ABC एग्रो क्लासेस उदयपुर के नाम से, जिससे आगे वाले सारे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहें। जुड़े रहिए आपके अपने ABC एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार के साथ। आपके साथ हम सफलता तक हैं और उसके बाद भी। धन्यवाद।